हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ द जिंगालाला सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगालाला। आज हम शुरू करते हैं पेज 74 एस्टिवेशन टॉपिक से। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज द एस्टिवेशन। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। कई बार जैसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है क्या वो सिर्फ सेपल्स का अरेंजमेंट है या सिर्फ पेटल्स का है। नहीं, वो सेपल्स का भी हो सकता है, पेटल्स का भी हो सकता है। और किस स्टेज में? फ्लोरल बर्ड का मतलब बर्ड स्टेज में। किसके रिस्पेक्ट में? अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। सेम वर्ड पर भी ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो 4 टाइप की मेन एस्टिवेशंस होती हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एस्टिवेशन इज द वाल्वेट एस्टिवेशन। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस, इट इज सेड टू बी वाल्वेट। जब सेपल्स और पेटल्स एक वर्ल्स के सिर्फ टच करते हैं मार्जिन से, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। अभी हम इसका डायग्राम में भी और अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम आते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन पर। If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, as in the China rose, ladyfinger and cotton, it is known as the twisted estivation. इसमें क्या है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसे याद करने का ऐसे कर सकते हैं आप याद, चाइनीज फिंगर, ट्विस्टेड कॉटन। Next is the imbricate estivation. If the margins of the sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar, the estivation is said to be imbricate. तो हमने ट्विस्टेड में देखा था कि वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक पर्टिकुलर फैशन में वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैं केजिया और गुलमोहर। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पर, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट वन इज स्टैंडर्ड विच ओवरलैप्स द 2 lateral petals known as the wings, which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals which are known as keel. This type of estivation is known as the vexillary or papilionaceous. तब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है वो हमें मिलती किन किन में है? पी में और बीन फ्लावर्स में। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। सबसे बड़े का नाम स्टैंडर्ड, नेक्स्ट जो 2 पेटल्स हैं उनका नाम विंग्स, उनका नाम जो नेक्स्ट आएंगे उन 2 का नाम कील, और वो कैसे होते हैं? एंटीरियर पेटल्स होते हैं। इस एस्टिवेशन का क्या नाम है? वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को और क्या बोलते हैं? पेपिलोनेशियस। तो आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि अब जो नीट का एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी फोकस्ड होता जा रहा है। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और उस पर पूरा आपका मतलब अच्छे से एक एक क्वेश्चन कर सको आप, ऐसी नॉलेज रखो। अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं एस्टिवेशन का। तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे हमें वाल्वेट एस्टिवेशन शो किए हुए, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल क्या था? कैलोट्रोपिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। ये मोस्टली मिलती किन में है? लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी फैमिली में। सेकंड हमें शो की हुई है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। हमें देख रहे हैं ना वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो है ट्विस्टेड। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसके क्या एग्जाम्पल थे? केजिया एंड गुलमोहर। द नेक्स्ट वन इज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर हमें शो किया हुआ है द स्टैंडर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेक्सिलम। नेक्स्ट 2 एंटीरियर then the 2 wings are shown which are lateral. Next the 2 keels are shown. Okay, so next हम आते हैं the topic androecium. Androecium is composed of stamens. तो androecium किससे बना होता है? स्टेमन से। Each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or filament and an anther. तो जो स्टेमन होता है वो किस किस से कंपोज होता है? एक फिलामेंट से और एक एंथर से। स्टॉक कौन होता है? फिलामेंट। स्टेमन रिप्रेजेंट क्या करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट लाइन इज ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड। कितना होता है एंथर का लोब? बायलोब्ड। एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स।
which are known as the pollen sacs. The pollen grains are produced in the pollen sacs. तो आपको याद रखना है कि pollen grains produce कहाँ होते हैं? pollen sacs में. The next line is a sterile stamen is known as staminode. ये एक PYQ भी है और important line है, तो आप इसे highlight कर लीजिए. A sterile stamen is staminode. तो इतने पैराग्राफ से सिर्फ यही क्वेश्चंस बनेंगे कि एंड्रोशियम किससे कंपोज होता है? स्टेमन से कंपोज होता है. स्टेमन रिप्रेजेंट क्या करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं. किन किन चीज़ों से बना होता है? एक स्टॉक से, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा इज एंथर. एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है. उसके पास 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम पोलन सेक्स बोलते हैं. पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? पोलन सेक्स के अंदर बनते हैं. और स्टेमिनोड क्या होता है? एक स्टेराइल स्टेमन. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है स्टेमन ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स. तो जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइटेड हो सकते हैं खुद के साथ भी और पेटल्स के साथ भी. द नेक्स्ट लाइन इज व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर एपीपेटलस एज इन द ब्रिंजल, और एपीफाइलस व्हेन दे आर अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली. तो जब वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे तो उन्हें एपीपेटलस बोलेंगे, और वो किस में मिलेंगे? ब्रिंजल में, मेनली सोलेनेसी फैमिली. और एपीफाइलस कब बोलेंगे हम उन्हें? जब वो पेरियंथ से अटैच होंगे एज इन द लिली. ये तो आपको पता भी है पेरियंथ मिलता कहाँ है लिली में, तो उसी से आप याद रख सकते हैं, इजीली लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट लाइन में लिखा है द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड टू द वेराइंग डिग्रीज. कल भी मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में कि जब भी फ्री हमसे पूछा जाए तो उसके साथ पॉली वर्ड लग जाता है, जो मेन वर्ड है उसके साथ, तो पॉलीएंड्रस. द नेक्स्ट लाइन इज द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल. स्टेमन्स यूनाइटेड हो सकते हैं एक बंडल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे मोनोएडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज. 2 बंडल्स के अंदर होंगे तो डायएडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है पी. ये इस साल का नीट का क्वेश्चन भी था, पी के बारे में पूछा गया था, डायएडल्फस है वो. द नेक्स्ट इज इनटू मोर देन 2 बंडल्स विच इज नोन एज पॉलीएडल्फस एज इन द सिट्रस. तो आपको याद रखना है मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज, डायएडल्फस पी, पॉलीएडल्फस सिट्रस. इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हो सके तो आप उन्हें एक पेज पर अलग से नोट डाउन करके बार बार उन्हें याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए. मेन क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं. सब कुछ एग्जाम्पल दे के हमें पूछा जाएगा कि ये फीचर किसका है, ये किस फैमिली का है. तो मतलब सीधा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल मतलब टिप्स पर होने चाहिए. The next line is there may be a variation in the length of filaments within a flower as in salvia and mustard. तो जो लेंथ ऑफ फिलामेंट्स हैं वो भी डिफर कर सकती हैं. कैसे? कोई एग्जांपल्स बताओ. तो साल्विया और मस्टर्ड. और हम बोल सकते हैं ब्रासिकेसी फैमिली भी, जिसके मेंबर्स हैं रेडिश और टर्निप. ये PYQ में आए हुए थे, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किए हुए हैं. द नेक्स्ट इज द जाइनोशियम. Gynoecium is a female reproductive part of the flower and is made up of 1 or more carpels. A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style and ovary. तो जाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था अभी हमने किया? एंड्रोशियम. याद रखना है आपको, भूलना नहीं है. तो इसके जो यूनिट्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? कार्पल्स. एक कार्पल किन किन चीज से मिलके बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. 3 पार्ट से मिलके बनता है. So the first part is ovary, which is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. तो याद रखना है elongated tube कौन सी थी? style. enlarged basal part कौन सा था? ovary. The next is the style connects the ovary to the stigma. कौन कनेक्ट करता है ovary to stigma को? फ्यूनिकल या कुछ और? नहीं, style कनेक्ट करता है, याद रखना है. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल. स्टिग्मा कहाँ होता है? टिप ऑफ द स्टाइल के ऊपर. आपने फ्लावर का डायग्राम आई थिंक सो किया भी होगा, ये तो छोटी क्लासेस में भी कराते हैं, तो उसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब पता होगा. वरना नेक्स्ट पेज पर डायग्राम आएगा, वो आप देख लीजिएगा. सो नेक्स्ट इज स्टाइल इज द स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स. आपको याद रखना है कौन होते हैं रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स. अभी देखो मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो गई. पहले हमें यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड पर ध्यान देना है कि स्टिग्मा के बारे में बात हो रही है. स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स. द नेक्स्ट लाइन इज ईच ओवरी बियर्स 1 or more ovules attached to the flattened cushion like placenta. तो हर ओवरी के पास क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स, जो किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा के कुछ फीचर्स बताओ. फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक. प्लेसेंटा ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए. द नेक्स्ट लाइन इज व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री
एज इन लोटस एंड रोज। जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो वो फ्री भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लोटस और रोज, कितने सारे एग्जाम्पल है ना, लिख लेना एक जगह। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज दे आर टर्म्ड सिन कार्पस व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। मैंने बताया था जब भी फ्यूज्ड वर्ड आएगा तो क्या आएगा, सिन कार्पस, मतलब सिन वाला वर्ड आएगा, एज इन द मस्टर्ड एंड टमेटो। The next line is after fertilization the ovules develop into the seeds and ovary matures into a fruit. ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओवरी से फ्रूट बनता है। ये नेक्स्ट क्लास 12th के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेसेंटेशन टॉपिक पर। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल्स कैसे अरेंज हैं ओवरी के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। ये ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान से मतलब इनकी डेफिनेशंस भी याद रखनी है, सिर्फ एग्जांपल नहीं, क्योंकि देखो एस्टिवेशन था, वहाँ पर सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट था, फिर इधर प्लेसेंटेशन हो गया, तो मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules are born on this ridge, forming two rows, as in P. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक रिज बनाती है अलोंग द वेंट्रल सूचर। आपको ना एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पर वेंट्रल, डोर्सल, इनमें कंफ्यूज किया जा सकता है, और इनकी जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा, मान लो ये किस प्लेसेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा, ये नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। तो वो कितनी रोज़ में अरेंज होती हैं, 2 रोज़ में, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पी। तो हम आते हैं नेक्स्ट प्लेसेंटेशन की टाइप के ऊपर। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. तो आपको मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है कि प्लेसेंटा क्या है, एक्सियल है, और किससे अटैच होती है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इस बात पर ध्यान देना है आपको। तो इसे बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन, और इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इसे याद रख लीजिए, ले, चिन, तो, इस तरीके से। The third one is the parietal. In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or the peripheral part. तो आपको याद रखना है यहाँ पर किस वॉल पर डेवलप होते हैं ओवरी की, आउटर वॉल पर या इनर वॉल पर, तो इनर वॉल पर। और किसकी, ओव्यूल की या ओवरी की, ओवरी की। नेक्स्ट लाइन इज ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉल्स फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। इसका नाम वैसे रेप्लम होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी के बाहर का है, करना चाहे हो तो कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, आर्जिमोन। तो ओवरी कितने चेम्बर्ड की है, एक चेम्बर की, लेकिन बाद में क्या बन जाती है, 2 चेम्बर्ड की। लेकिन ये 2 चेम्बर्ड की रियलिटी में नहीं बनती है, वो सिर्फ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, आर्जिमोन। द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा इज एब्सेंट आर फाउंड इन द डायएंथस एंड प्रिमरोज। तो इस प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, इस प्लेसेंटेशन को हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसके मेन वर्ड्स क्या हैं, ओव्यूल्स कहाँ पर बॉर्न हुए, सेंट्रल एक्सिस पर। क्या इसमें सेप्टा प्रेजेंट थी, नहीं। एग्जाम्पल क्या है, डायएंथस और प्रिमरोज। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लेसेंटेशन टॉपिक, द बेसल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड a single ovule is attached to it, as in the sunflower and the marigold. तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो बेस ऑफ द ओवरी को अटैच होती है, और इसके अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, सिंगल ओव्यूल्स हैं, तो आपको याद रखना है सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। तो इस तरीके से हम प्लेसेंटेशन टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में हमें शो किया हुआ है फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये हमें दिखाई भी दे रहा होगा कि एक मटर की शेप का हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका एग्जाम्पल भी होता है पी। तो याद करने में बहुत ईजी है। सेकेंड इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन शो की हुई है हमें सेकेंड डायग्राम में। द थर्ड डायग्राम में हमें शो की हुई है पेराइटल प्लेसेंटेशन। द फोर्थ वन में हमें शो की हुई है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और लास्ट में हमें शो की हुई है बेसल प्लेसेंटेशन। तो इस टॉपिक में भी आपको अच्छे से इनके डायग्राम क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए, और इनकी पूरी थ्योरी और डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आई होप सो आपको आज की पूरी वीडियो समझ आ गई हो और आपने बाकी तीनों पार्ट्स भी कवर कर लिए हों। आज हमने मोर देन 50% ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं जिंगालाला सीरीज़ में, फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में।
बाकी आप ये पूरी वीडियो कवर कर लीजिए, इसके पूरी NCERT आप पढ़ सकते हैं और रिलेटेड PYQs कवर कर लीजिए जो मतलब NCERT बेस्ड हैं। ज़्यादा पुराने PYQs करने की नीड नहीं है वैसे, लेकिन अभी टाइम है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।